ये क्लियर है। ओके, थैंक यू। BREXIT, बी आर का जो ये बी आर है, इसका मतलब है ब्रिटेन, और ये एग्जिट मतलब बाहर हो जाना। तो ये यू यू ही ईयू, यूरोपियन यूनियन से अभी तकरीबन 80% बाहर है। मैं क्यों अभी कह रहा हूँ कि 28 कंट्रीज के बीच में अभी भी है। अगर आप इसका नक्शा देखेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड, ये देखिए, ये है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, जो 28 कंट्रीज है। और जो सबसे मेन, जो आज के दिन में ब्रिटेन को पूरी तरह अलग नहीं कर पाया, उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए, इस नक्शे को प्लीज ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट हम इसी चीज में लगाएंगे कि बेसिकली है क्या। ये देख रहे हैं हम आयरलैंड, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये तकरीबन जब हमारा फ्रीडम फ्रीडम का चला था ना, कि क्योंकि इंग्लैंड सभी के ऊपर राज कर रहे थे, तो 1909 से ये फ्रीडम का मुहिम स्टार्ट हो गया था। 1919 में जाके कहीं इनका टोटली फ्रीडम हो चुके थे, और ये मुहिम चल पड़ा था 1919 में आयरलैंड का। और उस समय आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड टोटली जुड़ गए थे हमारे इंग्लैंड के साथ, और बीच में एरिस सी है, ये देख सकते हैं, IRISH सी। तो जब ये यूई से अलग होने की बात हुई है, ईयू से, यूरोपियन यूनियन से, तो सबसे बड़ी, क्योंकि जब उस समय 2015 था जब ईयू हमारा लॉन्च हुआ, और जो तकरीबन 1:1 US डॉलर के अकॉर्डिंग हुआ था, सो दैट हम पूरे वर्ल्ड में, इनके ट्रीटी का मेन मेन क्या था, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं आप, द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन हैज बिन कॉइंड एंड ब्रिक्स ब्रिटेन पीपल इन अ referendum vote for exit in the majority। 2016 में एक मेजोरिटी के लिए ये किया गया, क्या ये ईयू में रहेगा या बाहर हो जाएगा। तो तकरीबन 52% वोट आया था कि इनको बाहर हो जाना चाहिए। 2 year formally exit from European Union as per the Article 50 ऑफ लेस्बियन ट्रीटी। अगर आप कोई पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए सर, आप लोगों को टेक्निकल चीजें इसमें इसीलिए बताया जाता है ताकि आने वाला बंदा कोई आपको पूछे ना, बताए क्यों भैया। लोगों में मेरे को इतने फोन आए हैं सर, उनमें से उनका ये था कि सर देखो यहाँ से क्यों भाग दी, उनका क्या रीजन था। सर देखिए, आज अगर इसका गठन हुआ है, ब्रेक्जिट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर यूके नहीं है, तो हम कोई भी ट्रीटी, या इसके आगे के लाइंस में आप समझ सकते हैं, Brexit may have long-lasting impact on trade, economy, immigration, labor immigration, citizen, visa, currency, and so on. This is the first time the country will be leave the European Union since its formation। Means ये पहली बार हुआ है, जो आप ये देख रहे थे, ये जो फॉर्मेशन हुई है कंट्रीज की, इसके बाद अलग होने का क्या रीजन था। क्योंकि दे पीपल, क्योंकि इनको ये था कि ग्रीस और इटली, नो ना, ग्रीस तकरीबन अभी यूएनओ या वर्ल्ड बैंक के पैसों के ऊपर अभी टिकी हुई है, क्योंकि उधर बहुत गरीबी है। और बेसिकली इटली और ग्रीस से लोग 60% लोग जाते थे रोजगार के लिए, ट्रेडिंग के लिए, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और ब्रिटेन के लोगों को ये डर था, ऐसा ना हो कि हमारा हमारा जो हमारा जो भी पैसा है वो बिजनेस के तौर पे वो लोग सारा ले जाए, और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना मिले। क्योंकि ऑब्वियसली वो नीचे से आ रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे और सस्ते में। क्योंकि होता है ना, इंडियन लोग हम लोग क्यों जाते हैं कनाडा अमेरिका, आपको क्या लगता है सिर्फ लग्जरी के लिए जाते हैं? नो, बिकॉज ऑफ करेंसी, बिकॉज ऑफ करेंसी। क्योंकि आज अगर फॉर एग्जाम्पल US डॉलर 75 रुपए का है, और हमारी वैल्यू मतलब हमारा 1 रुपए वहां जाके 75 रुपए हो जाता था, उसी तरह ग्रीस और इटली का भी पैसा वहां जाके बढ़ जाता था। ऑब्वियसली जो चीज हम 1 साल में कमाएंगे, अब्रॉड में हम अगर रहते हैं तो हम 1 महीने में कमा लेते हैं अप्रोक्सीमेट। तो ये जो ट्रीटी हुई, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, अब इन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि हम इससे बाहर हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में से लाइन लगाएंगे, तो ऑब्वियसली आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में लोग तो वही हैं,
लोग वही हैं जो आपस में आना जाना करते हैं और इनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में बॉर्डर आ गया तो इनके चेक पोस्ट बनाना पड़ेगा, हर तरह की फैसिलिटीज रखनी पड़ेगी, पुलिस आएगी, उसके बाद वीजा लगेगा और कई तरह की चीजें होगी। उसके बाद डिसाइड किया कि ये आयरिस नदी जो है, आयरिस नदी को हम लोग बॉर्डर बना देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारे ट्रीटीज है, हमारी जो बिजनेस है, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो वो क्या होगा कि जब आयरलैंड से नॉर्दर्न आयरलैंड निकल जाएगा और तकरीबन इधर बॉर्डर लग जाएगा आयरिस नदी के ऊपर, तो भी क्या होगा, हमारे ट्रीटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन को इन दोनों कंट्रीज से बड़ा फायदा है, क्योंकि इनके अपना बिजनेस और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो आज के दिन में चाहे ये 2000 दिसंबर 2020 में ये ट्रीटी टोटली खत्म हो चुका है कि वो अभी ईयू में नहीं है, बट फिर भी किसी तरीके से 20% अभी भी जुड़े हुए हैं। जो अभी आपने देखा था कि बोरिस जॉनसन सर जब हमारे सिंस 2019 में आए थे, तब भी उन चीजों के ऊपर पूरा वो इवन पार्लियामेंट में हर जगह में इसके बारे में बात की गई, जिसके ऊपर अभी भी डिस्कशन चल रही है। और तकरीबन तकरीबन ये बॉर्डर के ऊपर तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आज के दिन में एरिस का हुआ या नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर अगर कोई भी डिफरेंशिएट हुआ या कोई भी बॉर्डर बना, तो उससे ब्रिटेन को बहुत बड़ा लॉस है, इंग्लैंड के लोगों को भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उनको उस चीज से ट्रीडी और बाकी और कई जगहों से इनको बेनिफिट होता है, और आयरिस नदी के ऊपर भी लग गया तो भी बहुत बड़ा लॉस होता है। तो हम लोग उस टॉपिक में आते हैं। अब 2016 में ये हुआ जो जिसके बारे में बताया गया, जो बाहर होने के कगार में थी, तो 52%, आप देख सकते हैं 52% लोगों ने बोला कि हाँ हमें इससे यू से बाहर होना, और 48 कह रहे थे कि नहीं हमें नहीं होना। उसका क्या इंपैक्ट पड़ा कि वो बाहर होने के बावजूद भी आज इस सिस्टम के अकॉर्डिंग है। और हम लोग, हमारा यही समझना, ये चीज समझना बहुत जरूरी था आपको इसके बारे में। और हम अब चलते हैं वापस, सो दैट अब मेन टॉपिक को आप लोग समझ सके। एक सेकेंड, थैंक यू। अब मेन मुद्दा आता है कि अब यूके से अलग होके अब यूएस में जो चले गए हैं, यूएस में जाने के बाद हम लोगों को क्या फायदा है। तो जो 28 कंट्रीज हैं उनके अंदर ट्रेड हुआ, एम्प्लॉयमेंट हो गया, लेबर माइग्रेशन हो गया, हर चीज फ्री है। वो अपना बिजनेस किसी भी 28 कंट्रीज में जाके अपने आप कर सकते हैं। और जितना भी ये जो ईरो जब हुआ था 2015 में स्टार्ट हुआ था एंड एग्जिस्ट में आया 2002 के करीब। तो ईरो का क्या था कि हमारा ये करेंसी ट्रेड के लिए हर जगह यूज होगा, चाहे वो 28 कंट्रीज में हो या आसपास के कई देशों ने इस चीज को मान्यता भी दिया हुआ है। बट जो पाउंड है और यूरो के करेंसी, क्योंकि पाउंड हर जगह नहीं चलता, और जब हमारा वहां स्टॉक का आएगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, तो ऑब्वियसली वो उनके रूल रेगुलेशन में जाएगा। और जबकि जो हमारे ईयू ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन ग्रुप है, उनके रूल रेगुलेशन से टोटली डिफर है। बट जब यूएस से ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है हमारी कंपनी, तो यूएस के जो टर्म एंड कंडीशन और हमारे जो हम लोग जाते थे, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर बिजनेस है, अभी जा लाइफ स्टाइल का कह दे, एलेक्स सर का कह ले, कि हमारा बेसिकली इन इम्पैक्ट में, जैसे आप क्रूज के बारे में आप लोगों को बताया है, नाइट कल्चर के बारे में बताया है, क्लब कल्चर के बारे में बताया, तो इनका ऑलरेडी इन एरियाज में चलता है। और उनका जो वर्क प्रोफाइल है और बिजनेस सिनेरियो है, उनके सिनेरियो से, उनके काम करने के ढंग से हमारा काम मिलता जुलता है। तो क्या होगा, जब भी हम देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि आज अगर सपोज आप अपने बच्चों का कहीं स्कूल एडमिशन करवाते हो, अगर वो आपके स्कूल अपने ऑफिस के पास है, इवन उसके पास मार्केट भी है और एक अच्छे लोकेशन में आप अपना घर भी लेते हो, तो आप हमेशा प्रिफर करोगे कि हम इससे लोकेशन में ले जिससे हमारा ऑफिस भी पास हो, स्कूल भी पास हो, और हमारा जो काम कर रहे हैं उनका दायरे में रहे, हम उसी दायरे में। ऐसा ना हो कि हम उससे 15 से 20 किलोमीटर दूर जाके रह रहे हैं और हमें आगे ट्रांसपोर्टेशन या बिजनेस में प्रॉब्लम हो। उसी तरीके से हमारे जा लाइफ स्टाइल के जो एडवाइजर है, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया उन्होंने। और उस स्मार्ट डिसीजन के साथ क्या डिसाइड किया कि जहां हमारा ऑलरेडी बिजनेस है, हम इस सिस्टम को वहां करते हैं, और यूएस में जब बिजनेस ही करना है तो क्यों ना हम उनके स्टॉक एक्सचेंज में करें। एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इस एडवाइजरी के बाद यही डिसाइड किया गया कि हम पूरा का पूरा फिर लॉट, और जिससे आप लोगों को क्या फायदा है, क्योंकि आप ये तो कहेंगे कंपनी को तो फायदा हो गया, आपको क्या फायदा है।
आने वाले टाइम में जितने भी चेंजेस और जो भी चीजें, अब जैसे देखिए आप चाहे शेयर का लीजिए या हमारा जाका कॉइन्स के बारे में, टोकन्स के बारे में लीजिए, या हमारे एडवर्टाइजमेंट का, ये सारा का सारा हब वहीं पे पहुंच चुका है जहां से ये जनरेट हो रहा है। उससे क्या होगा, हमारे एड्स अब बहुत जल्दी, जब एग्रीमेंट का, जैसे अभी दिनेश सर ने बताया था और न्यूज लेटर्स में बताया गया है कि जैसे ही एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट होगा तो एक तो आपके एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट जो कह सकते हैं क्वार्टर से, जो हमारा झाका का जो फर्स्ट क्वार्टर है, उससे आपको अलॉटमेंट होने लग जाएगा। और जो अभी न्यूज लेटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर 26, आज कितना हो गया, 24, आपके पास सिर्फ आज का दिन मिला के 3 दिन रह गए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइफस्टाइल स्पॉन्सरशिप पैक ले लेते हैं तो आप झाका टोकन के भी हकदार हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। मींस वो 400% मिल रहा है। अगर आप 100 का लेते हैं लाइफस्टाइल स्पॉन्सर पैक, जिसमें आपको 3 ML भी मिलता है, तो याद रखिएगा, बहुतों में कंफ्यूजन था कि वो पीवी पैकेज में नहीं है। और अगर ये 26 तक हम 2 मिलियन कर लेते हैं तो 2 फायदे दे रही है कंपनी। एक एक सबसे मेन चीज तो आपको 400 गुना मिल रहा है। सेकंड, आपका जो सेकंड स्टेज है वो जल्दी से जल्दी, 3 महीने का फेज है, पहले फेज का पहले क्वार्टर की 3 महीने लेगी, जिसमें हमें अलॉटमेंट होगी जनवरी, फरवरी, मार्च, और इन्हीं बिटवीन में पूरा संभावना है कि आप लोगों को एड्स भी कुछ ना कुछ आ जाए। और सेकंड फेज जो आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च चला गया, फिर अप्रैल, मई, जून का था, क्योंकि हमने पूरे साल को 4 हिस्सों में, क्वार्टर में कर दिया, Q1, Q2, Q3, Q4।